नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं रिनाउंड बॉटनिस्ट डॉक्टर विद्यानाथ झा। डॉक्टर झा का जन्म 1 मई 1956 को बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत केवती नामक एक गांव के एक सामान्य पर शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। टॉकिंग ऑफ हिज एकेडमिक जर्नी, डॉक्टर झा
graduated with Botany Honours from CM Science College, LNMU, Darbhanga, followed by Master of Science in Botany from the same organization. More importantly, he did his MPhil from Meerut University, followed by his PhD degree in Botany from Ranchi University. With his relentless pursuit of excellence in academia, Dr. Jha started his professional career from the Department of Botany, CM Science College, Darbhanga in 1983. मार्च 2009 से 30 अप्रैल 2021 तक MRM कॉलेज दरभंगा तथा MLSM कॉलेज दरभंगा के प्रिंसिपल के रूप में भी वे कार्यरत रहे. Most importantly, he was awarded DLIT for specialization in science education in the form of honoris causa by the United Nations University for Global Peace USA in December 2020. In his illustrious professional career of more than 4 decades, Dr. Jha worked on several prestigious projects sponsored by UGC, INSA, CSIR, and DST. He has made numerous contributions to academia and economic development of Bihar, especially through his Makhana projects. Delivering more than 24 radio talks on different aspects of environment from All India Radio, Darbhanga, Dr. Jha has published about 150 research papers and scientific reports. Dr. Jha is empaneled in various committees like expert, reviewer of IPCC, UNEP, NSF, EU funding agencies, ISRO, DST, Ministry of Earth Sciences, Ministry of Environment and Forest and Climate Change, Government of India, and many leading national and international science journals. I must also mention that Dr. Jha is the member of Green Educators Network under the aegis of the Center for Science and Environment, New Delhi. And I should not forget to add that Dr. Jha has been felicitated by several prestigious academic awards and recognitions at national and international levels for his academic contributions to world science fraternity by premier institutions and social organizations. Thus, there are so many accolades and achievements to his name. And to know more about Dr. Jha, I shall take you straight to him in our online platform where he has already joined. And pleasure is solely mine in welcoming one and only the great botanist and environmental scientist, Dr. Vidyanath Jha. Namaskar, sir. First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. जैसा हमें ज्ञात है कि आप एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अपनी लगन और कड़ी मेहनत से आप शैक्षणिक सफलता की पराकाष्ठा पर चले जाते हैं। आज भी आप कई शैक्षणिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए शैक्षणिक संगोष्ठी, कार्यशाला एवं चर्चाओं में सक्रिय रहते हैं। तो आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है आपके शैक्षणिक सफलता के राज, कहां से मिलती है आपको इतनी ऊर्जा बौद्धिक उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, या क्या है आपके जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत या प्रेरक शक्ति, और हो सके तो अपने जीवन के 2 या 3 ऐसे अविस्मरणीय पल हमारे साथ आप साझा करें जो आज की युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय या प्रेरणादायी हो। जी सर। ऐसा है, मेरे पिताजी भी सहरसा जिला जहां आप आते हैं वहीं के एक स्कूल में शिक्षक थे और उप प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल होकर के वो रिटायर हुए। मैं समझता हूँ कि उनका जो आशीर्वाद है हमेशा हमारे साथ रहता है और शायद इसी उद्देश्य से उन्होंने मेरा नाम भी रखा था लगता है।
क्योंकि उनके चले जाने के बाद भी वो जो एक जिजीविषा है या आगे बढ़ने की जो इच्छा है, मैं देखता हूँ कि कभी भी शमित नहीं होती। हर दिन मुझे नई ऊर्जा मिलती है। शायद उनकी कृपा है या उनकी आकांक्षा है जो आज भी काम करती है। इसीलिए अंतिम जीवन के अंतिम क्षण तक लगता है कि ईश्वर मुझसे कुछ न कुछ करवाना चाहता है और मैं करता रहूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Sir, my next question is somewhat closer to your area of specialization, that is environment. It is very unfortunate to say that the world today is facing numerous types of humanitarian crises like food crisis, water crisis, job crisis, cyber security crisis, legal crisis, economic crisis, health crisis, family crisis, emotional crisis, value crisis, and a serious crisis that we all are witnessing today is environmental crisis, which results into natural disasters like tsunamis, earthquakes, floods, droughts, cyclones, hurricanes, and many health related epidemics. So, now if we narrow down our concern, we find that environmental crisis is posing a serious threat in front of mankind and threaten the health, safety, and livelihoods of a large number of people. So, here not only I, but all our viewers would like to know from you whether environmental crisis is a serious threat to the existence of human in the 21st century. What are the major types of environmental crisis which need immediate attention and possible solutions? Over to you, sir. Yes, it actually is. The environmental crisis today is all pervading. And I would cite an example as to how this Holocene epoch has been here with us for the last 11,000 years, 11,600 years. But now a body of geologists, global body of geologists, has made a proposition that and this new epoch should be named as Anthropocene, that is one controlled by human beings. Human beings were there for over millions of years in different forms, but today humans have become the controlling power, and this is at the peril of the human caste as such, humankind as such. And so this has been named as Anthropocene. And you see, oceans are warming, the average global temperature has risen by 1.5 degrees Celsius. Problem of plastics is there. A number of the problem of epidemic was there. I think it is man-made, the habitat of wild animals. Man has encroached upon them and has come in close contact with the wild animals. The virus, epidemic virus, was there with them inside their body for millions of years. But once man has come into contact with the wild animals, it has become fatal, and the world witnessed a phenomenon, an epidemic, a pandemic like COVID-19. So that is there, and all this is man-made, human-made. Mankind has got all the facilities. Mankind has evolved a number of facilities for its survival, for its development, for its growth, for its betterment. But man forgets that other animals, other organisms on this earth, they are also vital, very much vital for sustenance of the humankind. So that is the crux of the situation that is there. Man does not want to recognize the existence of other organisms unless and until he does it, or he or she does it, and there is no respite as such. बहुत बहुत अच्छा। सो बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण आपने दिया पर्यावरणीय समस्याओं या संकटों को लेकर। अब थोड़ा हल की ओर या समाधान की ओर बढ़ते हुए हम आपके सुझाव लेंगे, जिसमें हम यह जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार सस्टेनेबल लिविंग क्या है और हमारे शहर, देश या ये पृथ्वी कैसे और सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली बन सकते हैं। जी ये सस्टेनेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है, आप यदि इतिहास में हम जो है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सीलोन से वृत्ति से लोग पहले जीते थे। पहले के जो विद्वान लोग होते थे, गरीबी की हालत में फसल काट लिए जाने के बाद जो फसल बच जाती थी या गिरी हुई रहती थी खेत में, तो उसको वो इकट्ठा करते थे और उससे अपनी जीविका चलाते थे। तो सस्टेनेबिलिटी अपने आप में आज के टर्म में मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही वेग टर्म है। हमारी इच्छाएं अनंत हैं और जिससे हम जी सकें, हमारे सोचने की जो फैकल्टी है वो हमारे साथ रहे, बस इतना ही जरूरी है।
और अपने अपने जीवन को हम सुख सुविधाओं के माध्यम से जितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना लें, विचार के तौर पर, चेतना के तौर पर हम पीछे चले जा रहे हैं। तो यही एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए क्या और हमें चाहिए कितना। हमें अपने जीवन के लिए अभी हमारी जो आगे आने वाली जो हमारी संतानें हम आएंगी, अब उनके लिए हम कितना छोड़ करके जाएंगे, कैसी पृथ्वी छोड़ करके जाएंगे, यह बहुत बड़ी समस्या है हमारे जीवन में। हमें जो मिला था, हम समझते हैं कि हम अपने बाल बच्चे के लिए उतना भी छोड़ करके नहीं जाएंगे। यही संकट है वास्तव में कि हमें कितना चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए। वो कहा गया है ना कि पृथ्वी हमें हमारी जरूरत के मुताबिक सब चीज देती है, लेकिन हमारी लालच की जो प्रवृत्ति है उसका शमन वो नहीं कर सकती, उसकी भरपाई नहीं कर सकती। बस यही अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन करने की जरूरत है। शायद हम न कर पाए, मनुष्य जाति इतनी लालची हो गई है कि शायद वह न कर पाए। Very well said and very thoughtful of you, sir. And talking further of solutions, don't you think there is a huge lack of awareness about environment? Don't you think we should have more stringent environmental education, environmental ethics, environmental laws, and environmental policies for environmental conservation or protection? Over to you, sir. मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपकी बातों का जवाब दूंगा। जिस एरिया से आप आते हैं, जिस एरिया से मैं आता हूँ, वहां पर एक तृण है, ग्रास है, भेटीभर ग्रास है, जिसको संस्कृत में उशीर कहा गया है, नलद कहा गया है, मतलब जहां से सुगंध आती है। और ये मैं आपको बताऊं, शायद आपको जानकारी में ये बात हो कि हमारे यहाँ इस ग्रास की विधिवत पूजा की जाती है। इट इज फॉर्मली वर्शिप, खास करके। और ये हमारे यहाँ जो रवि व्रत होता है, रवि शनि व्रत होता है, उसकी शुरुआत के दिन और गाय के गोबर के साथ और मिट्टी के ढेले के साथ इस ग्रास की पूजा होती है। और आपको ये सोचकर जान करके शायद आश्चर्य भी हो कि थाईलैंड के जो राजा थे भूमिबोल अतुल्य तेज, वो उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। रॉयल ग्रास का दर्जा थाईलैंड में इस ग्रास को मिला हुआ है। और हमारे यहाँ मिथिला क्षेत्र में आज भी इसकी विधिवत पूजा होती है। इसकी जड़ें जमीन में सीधी जाती हैं और बड़े बड़े झंझावात के आने पर बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन यह घास, यह तृण अपनी जगह से नहीं टिकता है। एंड इट इज नोन टू हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द सॉइल फर्टिलिटी। और जो हमारा ये एज ओल्ड कस्टम है, रिचुअल है, इसको रिचुअल ही कहेंगे कि जमीन की उर्वरा शक्ति कैसे बचाई जा सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसका जो उत्स है भारतीय संस्कृति में आज भी है। तो जरूरत है कि हम उसको देखें, उसको हम समझें। हम अपनी सुविधा के लिए अपनी सुविधाओं को हम कितना बढ़ा देंगे, उसका कोई अंत नहीं है। हम 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज जो हमारा इंक्रीज है ये ग्लोबल टेम्परेचर में, आपको खास करके ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद से उसको रिस्टोर करने के लिए पूरी दुनिया के शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, वैज्ञानिक, नीतिकार, योजनाकार सब मिल करके हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में किसी न किसी देश में वो बैठते हैं। 30 वर्षों से लगातार ये सम्मेलन चल रहा है। तो सब लोग चाहते हैं कि कोई न कोई समाधान निकले। अभी क्लाइमेट फाइनेंस एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, तो हर जगह चिंता मनन हो रहा है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो ये उहापोह की स्थिति बनी रहेगी तब तक, जब तक कि हमको लगता है कि समय की भूत हुई पीछे न मुड़े और लोग बाध्य न हो ये सोचने के लिए अब हमारा काम इस परिस्थिति के बिना नहीं चलने वाला है। लेट अस रिवर्ट बैक टू आवर ओल्ड सिस्टम ऑफ सस्टेनेंस, ओल्ड सिस्टम ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। छोटी छोटी नदियां मर रही हैं। वर्षा का जो पैटर्न है, रेनफॉल का जो पैटर्न है, इस इलाके में 1200 मिलीमीटर वर्षा हुआ करती थी, आज की तारीख में ये 800 मिलीमीटर के आसपास आ गई है। आप सोच सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर का क्या होगा, हमारे सस्टेनेंस का क्या होगा, हमारे लाइवलीहुड का क्या होगा, और जो हमारे साथ अन्य जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं और वनस्पतियां हैं, उनका क्या होगा, आप आसानी से सोच सकते हैं। इसलिए बहुत ही कठिन स्थिति है। इन्वायरमेंटल ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है इसको स्वीकार करना होगा। और उसके बाद हमें पिछली बार जो हीट स्ट्रोक के जो ये मामले आए और लाइटनिंग, खास करके इस इलाके में जिसको ठनका बोलते हैं, वज्रपात बोलते हैं, उसका जो इंसिडेंस बढ़ा है। और ये कहा जा रहा है कि ताड़ के पेड़ जो बहुत हद तक रोकते थे उस वज्रपात को, उसकी संख्या में कमी आई है। उसके चलते भी ये सिचुएशन इस इलाके में बढ़ गया है। तो आप देख रहे हैं कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन किस तरह से ये हो रहा है। आपको ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओशन का जो वाटर का लेवल है वो बढ़ रहा है, बहुत सारे शहर के इनगल्फ हो जाने का, पानी में इनगल्फ हो जाने का खतरा बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आज हम जी रहे हैं और फिर हम
दिन प्रतिदिन नई नई सुविधाओं की खोज में लगे हुए। Wow. Excellent. So it's really so thoughtful of you, sir. और मुझे लगता है कि आपने पर्यावरणीय समस्याओं पे ना सिर्फ सुंदर टिप्पणी दी, बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण के ऊपर भी आपने जो घास का उदाहरण दिया, सचमुच काफी प्रशंसनीय है वो। और मन में कई प्रश्न है, लेकिन समय की थोड़ी मर्यादा है। फिर भी एक प्रश्न मैं जरूर आपसे पूछूंगा जो कि एक्वा कल्चर से संबंधित है, और जिसके तहत आपने बहुत बड़ा मखाना प्रोजेक्ट पे काम करते आ रहे हैं, मैं कहूँगा, और आप मानते हैं कि यह मखाना प्रोजेक्ट बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी वरदान साबित होगा। तो हम यहाँ जानना चाहेंगे कि व्हाट दिस मखाना प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट, क्या है ये, एंड हाउ इट कैन बूस्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार। जी। सहरसा जिले के हमारे गुरु थे प्रोफेसर उपेंद्र नारायण झा जी, अब वो नहीं है दुनिया में, लेकिन उन्होंने मुझे यह टॉपिक दिया कि मखाना ये एक बहुत ही फसल है जिस पर बहुत काम नहीं हुआ है, या ऑर्फन क्रॉप इसको माना जाता है, तुम इस पर काम करो। उसके बाद मैंने घूम घूम के जहाँ जैसी हमें सुविधा मिली हमने काम किया। IARI दिल्ली में, वहाँ के बायोकेमिस्ट्री डिवीजन में जाकर के हमने फीडिंग ट्रायल करवाया एनिमल्स पे, और उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो है, एसेंशियल अमीनो एसिड इंडेक्स है, वगैरह वगैरह, जितने भी पैरामीटर्स इसके फूड और न्यूट्रिशन के पैरामीटर्स हो सकते थे, मैंने इस पर किया काम। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि मखाना बोर्ड बना है, GI टैगिंग हुई है, और ये तरह तरह की, ये वंडर फूड के रूप में प्रचारित हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि साल के 365 दिनों में 360 दिन में मखाना खाता हूँ। इसकी जो इम्यूनो बूस्टिंग प्रॉपर्टी है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जो प्रॉपर्टी है, ये कोविड के समय में खास करके सामने आई। जिंक का अमाउंट इसमें ज्यादा है, उस वक्त जिंक से रिलेटेड जो फूड मटेरियल से उनकी ज्यादा खोज हो रही थी। खाने का जो गुण है ये ऑलमोस्ट फैटलेस है, इसीलिए उन देशों में जहाँ पर मोटापे की बीमारी ज्यादा है, ज्यादा लोग ग्रस्त हैं, वहाँ ये बहुत हाथों हाथ इसकी डिमांड बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, इस इलाके में जहाँ मिथिला क्षेत्र में हम लोग हैं, वहाँ एक पर्व होता है, वैसे तो वो धार्मिक पर्व है, लेकिन इस इलाके में वो एक ये मेडिकल रिचुअल है, इसको हम वैवाहिक रिचुअल बोल सकते हैं। विवाह के प्रथम वर्ष में लड़की वाले के यहाँ से लड़के वाले के यहाँ भेजा जाता है, खान का गिफ्ट किया जाता है। कोई भी जो प्रथा है, प्रचलन है, उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजनिंग होनी चाहिए। तो मैंने प्रोफेसर राधा चौबे हैं, ये प्रोफेसर हैं जियोलॉजी की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, आपके पास सारी फैसिलिटी है, आप ट्रायल करके हमें ये जांच करके दीजिए कि मखाने में शुक्राणुजनक गुण है या नहीं है। और उन्होंने 6 महीने तक इस काम को करवा करके एक बहुत ही अच्छा पेपर आया है, दैट हैज सब्सटेंशिएटेड हमारा जो पुराना बिलीफ है, खास करके आयुर्वेदिक कंटेंशन, दैट इट हैज गॉट बीजवर्धक, दैट इज अ स्पर्मेटोजेनिक प्रॉपर्टी एंड इट हैज बीन सब्सटेंशिएटेड। इसकी खेती जो है बिहार के 10-11 जिलों में कन्फाइंड है, मिथिला के जिलों में कन्फाइंड है। और अभी मखाना बोर्ड की स्थापना की भी बात ये कही गई है आपको इस बार के ये बजट में, यूनियन बजट में। और थोड़ा सा दरभंगा और पूर्णिया को लेकर के थोड़ा सा रस्साकसी चल रही है, थोड़ी सी कसमकश, इसको कहाँ होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि दोनों पर होना चाहिए, इसके कार्यालय दोनों जगहों पर हो तो ज्यादा अच्छा। बिहार के बाहर जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग है, जहाँ पर परंपरागत ढंग से इसकी खेती नहीं भी हो रही है, वहाँ इसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। अभी असम के चाय बागान में जो वेटलैंड्स हैं, वहाँ के लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ दरभंगा में जो NRC है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना है, वहाँ के वैज्ञानिकों से कि आप वहाँ हमें इंट्रोड्यूस करवाइए। धमतरी छत्तीसगढ़ में इसकी खेती हो रही है, सीतापुर यूपी में खेती हो रही है, कई जगह पर खेती हो रही है। तो एक तरह से मखाना को लेकर के क्या एक क्रेज सब जगह डेवलप हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके जो फूड प्रॉपर्टीज है, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है, मैं तो इसको आपको न्यूट्रास्यूटिकल कहता हूँ। जैसे सोयाबीन को कहा गया है न्यूट्रास्यूटिकल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स फूड एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ठीक उसी तरह से मखाना आल्सो हैज गॉट ए नंबर ऑफ न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ये हार्ट एलिमेंट में काम आता है, किडनी के फंक्शन में काम आता है, कई सारे इसके दूसरे पार्ट्स भी। बहुत सुंदर। और ये बात तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि आपने जिस प्रकार से संस्कृति का विज्ञान से जो आपने संबंध जोड़ा, मखाना का जो हमारी इंडिजिनस जो ट्रेडिशन है, वैल्यूज है, जो परंपरा है, संस्कृति है, उसके पीछे का क्या विज्ञान है वो भी आपने बताया। बहुत सुंदर।
So, due to time constraints, we are coming to the end of this informative session. And as usual, we request all our guests at the end of the interaction to forward a message of peace and progress for society. तो मैं चाहूंगा कि 2 से 3 वाक्य में एक शांति संदेश आप समाज के लिए दें। जी सर। हम लोग तो जिस भूमि से आते हैं, मिथिला भूमि से, यह तो पारंपरिक संस्कृति का केंद्र यह भूमि रही है और हम लोग तो शांति पाठ करते हैं, देव शांति, अंतरिक्ष शांति, सब कुछ, सबके लिए शांति का पाठ हम करते हैं। तो वो तो हमारे रक्त में यह बात है कि हम सब जगह शांति स्थापित हो, लोग सौहार्द और सामंजस्य के वातावरण में रहें और एक तादात्म्य हमारा बना रहे प्रकृति से। हमारे जलाशय हैं, हमारी नदियां हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे जंगल हैं, हमारे वन्य जीव हैं, सबके साथ हमारा तादात्म्य बना रहे, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह सकेगा। यह प्रार्थना तो हम युगों से करते आए हैं और उसी को फिर से री इनलाइवन करने की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि उसी में सबका कल्याण। बहुत सुंदर। सो वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू सर फॉर योर स्कॉलरली प्रेजेंस विद अस टुडे। और शिक्षा जगत में आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। और आपके इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से ढेरों बधाई देता हूं। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन इन सम अदर एकेडमिक फोरम। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी 2 पुस्तकें दिखाना चाहता हूँ। एक थोड़ा अंग्रेजी में पुस्तक है, को मखाना। नीचे कर लीजिए, थोड़ा पुस्तक को नीचे कर लीजिए। IC, जी हाँ। हाँ, अब आपका चेहरा जो भी दिख रहा भारतीय है। जी। कृषि अनुसंधान परिषद से 2003 में छपी। उस वक्त तो कंप्यूटर भी नहीं था, ईमेल कुछ नहीं था और मैं हाथ से एरोग्राम पर चिट्ठी लिख करके यहाँ से लेकर अमेरिका तक से मैंने आर्टिकल्स मंगवाए। 2003 में ये किताब छपी ICAR से। और दूसरी पुस्तक मैथिली में है, विज्ञान, पर्यावरण और समाज। ये हमने करीब 300 पेज की पुस्तक है। मैंने जितने लेख लिखे अभी तक सबका समावेश इसमें किया और त्रिभाषा में विज्ञान लेखन मेरे जहन में है, मेरे हृदय में है और वह भी काम मैंने संपन्न किया। मैं अपने व्यूअर्स को ये दिखाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर सर। बहुत बहुत बधाई हो आपकी उपलब्धियों पर सर। और पुनः हम मिलेंगे सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। LXP Icon of India Award is proudly presented to Dr. Vidyanath Jha for his exemplary contributions to the field of botany on 9th September 2025. आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर डॉक्टर विद्यानाथ झा की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले उन्होंने अपनी शैक्षणिक सफलता का श्रेय अपने पिता, जो शिक्षक थे, उनके आशीर्वाद और उनके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा को दिया। साक्षात्कार में उन्होंने पर्यावरणीय संकट पर चर्चा करते हुए जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और महामारियों जैसे खतरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मानव जाति की लालचपूर्ण प्रवृत्ति को पर्यावरणीय क्षरण की मुख्य कारण बताया और स्थायी जीवन शैली अपनाने, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल नीतियों को लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने मिथिला क्षेत्र में एक विशेष घास की पूजा की परंपरा का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे पारंपरिक ज्ञान पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकता है। साक्षात्कार के अंत में मखाना परियोजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यह बिहार के आर्थिक विकास में सहायक होगा और इसके पोषण संबंधी गुणों और पारंपरिक महत्व पर प्रकाश डाला। अंत में उन्होंने समाज के लिए शांति और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन के संदेश के साथ साक्षात्कार का समापन किया। With those deliberations of Dr. Vidyanath Jha, we conclude this episode here और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल से। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।